हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों ने कई दफा सुना होगा, देखा होगा और आपने कई दफा जाना भी होगा कि किसी बंदे ने किसी को धमकी दी है, अगर तुमने ये मेरा काम नहीं किया तो मैं तुमको देख लूंगा, नौकरी से निकलवा दूंगा, तुम्हारी नौकरी चाट जाऊंगा, तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें शरीर से अपंग कर दूंगा, हाथ पैर काट डालूंगा। ये धमकियां जो होती हैं, ये इसकी सजा कहाँ दी हुई है और ये जो सजा मिलती है ये किस एक्ट के तहत इसको डील किया जाता है। और डील करने के साथ दोस्तों इसमें ऐसी क्या प्रतिक्रिया होती है जो कोर्ट जुर्मी को, जो अपराधी होता है उसे छोड़ देता है, उसे माफ कर देता है या फिर उसे बॉन्ड भरवाता है या एक श्योरिटी लेता है और उसे जाने देता है। और जो ऑफिसर होते हैं जिनको कहा जाता है कि आप इन बंदों पे नजर रखिए, अगर फिर से दोबारा कोई ऑफेंस करते हैं, ये क्राइम करते हैं तो इनके ऊपर जो चार्जेस लगने चाहिए वो लगाए जाएंगे। पर कोर्ट इनको एडमोनिशन देता है, चेतावनी देता है और एक बार माफी देता है, कहता है कि अब जो आपने किया है दोबारा आप मत करिएगा। अब चलते हैं कि आखिर ये कहाँ दिया हुआ है और इसके साथ कौन सा एक्ट डील करता है। दोस्तों, जो हमारा इंडियन पैनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, ये एक सामान्य नियम है, सामान्य एक्ट है, जिसके तहत इसमें धारा 506 सेक्शन 506 में इंटीमिडेशन की बात की गई, जिसके तहत मैंने आपको बताया किसी को धमकाना, डराना, उसके हाथ पर काट देना, ग्रेवियस हर्ट की बात, किसी को जान से मार देने की बात रखी गई है। तो दोस्तों पार्ट 1 में सामान्य कारावास के तहत उनको 2 साल की सजा और फाइन की बात रखी गई है। अगर वही बंदा किसी को जान से मार डालने की धमकी देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा या ऐसा कोई अंग क्षतिग्रस्त कर दूंगा जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी पे इफेक्ट पड़ जाएगा, तो उस बंदे पे 7 साल की सजा और फाइन का भी सेंटेंस दिया जा सकता है। ये हमारे सेक्शन 506 में सेकंड पार्ट में दिया हुआ। दोस्तों इसी को समझते हुए एक केस है हमारे पास जिसमें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 की बात रखी गई है, जिसमें सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 12 की बात रखी गई है। दोस्तों सेक्शन 3 और सेक्शन 4 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 में, चलिए मैं आपको पहले ये बता देता हूँ आखिर ये जो डीलिंग है आईपीसी की 506 की, इसके साथ क्यों की जाती है। दोस्तों एक धमकी देना, एक चेतावनी देना, ये एक प्रकार का बोल है, एक प्रकार की सोच है, पर ये एक्शन लिया नहीं गया। तो इसको देखते हुए कोर्ट जो है सामने वाले को ऐसी हरकत के प्रति छोड़ देती है, मीन्स उससे बॉन्ड भरवा लेती है, कुछ पैसा जमा करा लेती है। अगर तुमने ऐसा 1 साल के भीतर या टाइम देती है कि तुमने फिर से ये एक्ट दोहराया तो वो पैसा तो साथ में जाएगा ही जाएगा। और जो श्योरिटी, जो गारंटी लेता है उस चीज के प्रति कि भाई ये बंदा दोबारा नहीं करेगा, तो उसके ऊपर भी ये चीज लायबल होती है और वो उसके ऊपर बर्डन आ जाता है कि आप इस बंदे को कहीं से भी हमारे पास पकड़ के लेकर, अदरवाइज हम आपको पकड़ेंगे, और तभी कोर्ट इनको छोड़ती है। दोस्तों ये क्यों होता है, श्योरिटी क्यों ली जाती है। आप जानते होंगे लोग भाग जाते हैं, इस स्टेट से कुछ हरकत करी उन्होंने तो दूसरे स्टेट में भाग जाते हैं, तो इसको पकड़ने के लिए श्योरिटी के ऊपर तलवार लगाई जाती है कि भाई अब तुम जो है इसका जिम्मा संभालो, अगर इसने ऐसी हरकत करी तो हम तुमको पकड़ेंगे। दोस्तों ये सेक्शन 4 में ये दिया हुआ है, अगर ऐसी कोई हरकत कोई बंदा करता है तो उसे उसके पहले के गुड कंडक्ट, सद्भाव और सद बिहेवियर के कारण, उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसे छोड़ दिया जाता है, उससे बॉन्ड भरवाया जाता है। अब वो कोर्ट के ऊपर निर्धारित है कि वो कितना उस बंदे की काबिलियत को देखते हुए, उसकी पोजीशन को देखते हुए उस पे कितना बॉन्ड भरवाती है, कितने समय के लिए भरवाती है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पावर के ऊपर है, मत के ऊपर है। और एक श्योरिटी तैयार कराता है जो उसको बांध के रखता है कि कहीं भाग ना जाओ, और भागेगा तो हम तुमको पकड़ेंगे। दोस्तों इसके साथ बंदे को छोड़ दिया जाता है, एडमोनिशन दी जाती है, चेतावनी दी जाती है, अगर तुमने किया तो फिर हम तुम्हारे ऊपर वो सेंटेंस जो कि प्रावधान दिया हुआ है सेक्शन 506 में इंडियन पैनल कोड में कि आपको 2 साल की सजा का तक का प्रावधान है, साथ में जो फाइन लगना है वो, और अगर धमकी कुछ बड़े लेवल की है जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है, उसके तहत या ऐसा कोई जुर्म किया है तो फिर उस बंदे को उस तरह का सेंटेंस दिया जाएगा। अगर बंदा नहीं मान रहा है, फिर से वही दोबारा हरकत कर रहा है, कोर्ट की अवमानना कर रहा है। तो दोस्तों इस केस में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो राम नरेश पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 35। दोस्तों उसका सब्जेक्ट मैटर यह था कि इसमें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के ऑब्जेक्ट को समझा गया, पेनालॉजी और क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस को भी एक्सप्लेन किया गया।
दोस्तों उसमें ये बात रखी गई कि कोई भी अपराधी अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो उसे सेक्शन 4 के हिसाब से कोई भी वंचित नहीं करेगा उसे, और ये भी कहा गया कि उसको पूरा उसका लाभ मिलेगा। दोस्तों अब चलते हैं फैक्ट्स की ओर। क्या बोलते हैं इसके फैक्ट्स। सेक्शन 506 जो इंटिमिडेशन की बात रखता है, इस अपराधी ने ऐसा कृत्य किया कि एक डॉक्टर थी लेडी मुजमदार, उनको इंटिमिडेट किया 11/5/1970 में। तो उसके तहत कंप्लेन के दौरान दोस्तों एक केस पहुंचता है ट्रायल कोर्ट। ट्रायल मजिस्ट्रेट ने उस अपीलेंट को कन्विक्ट करार दिया और सेक्शन 506 के तहत उस चीज को सेकंड पार्ट में समझा और सेंटेंस करार दिया विद प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट सेक्शन 4 को मद्देनजर रखते हुए, उसके पुराने गुड कंडक्ट को देखते हुए उसे एडमोनिशन दिया, चेतावनी दी, एक राहत दी। तो सेंटेंस में उन्होंने एग्जीक्यूट करने के लिए 700 रुपए का बॉन्ड भरवाने की बात रखी और 1 साल की श्योरिटी। मीन्स अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे बॉन्ड और श्योरिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, और कोर्ट ने दोनों बातें ही क्यों रखी, बॉन्ड भी क्यों रखा, श्योरिटी भी रखी, कोई एक बात क्यों नहीं रखी। दोस्तों बॉन्ड इसलिए होता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत करी, उसी बंदे को दोबारा फिर से धमकाया या डराया, तो जो 700 रुपए का बॉन्ड आपको भरने की बात अभी हम दे रहे हैं वो तो हमारे पास आ ही जाएगा, दोबारा ऐसी हरकत करी आपने तो। पर जो श्योरिटी आपसे 1 साल के लिए रखने के लिए हम बोल रहे हैं वो हमारे पास कब्जे में रहेगी 1 साल तक, क्योंकि आपने अगर 1 साल के भीतर फिर से क्राइम किया और आप भाग न निकलो कहीं पे, इसलिए ये चीज हमारे पास रहेगी कि हम दोबारा आपको सहूलियत से पकड़ सकें। अगर नहीं पकड़ सकते हैं आपको तो आपकी प्रॉपर्टी हम अपने कब्जे में रख लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को बेच देंगे, उसी प्रॉपर्टी से हम आपको ढूंढेंगे, खंगालेंगे, जो खर्च होगा हम आपसे ही निकालेंगे, आपको ही ढूंढेंगे, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी आपसे हाथ से निकल जाएगी और जो हमको दंड देना है, जो आपने हरकत करी है, पकड़ने के बाद तो हम आपको देंगे ही देंगे, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और मेहनत करेंगे भी तो हम आपके पैसों से करेंगे, ना कि अपने पैसों से। और आप अगर इस श्योरिटी को अपना मानते हो, इसके प्रति सक्रिय और रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप ऐसी हरकत दोबारा नहीं करोगे। ये एक प्रकार का मेंटेलिटी सेट कराया जाता है श्योरिटी लेने के बाद, ये कोर्ट का एक अटैक होता है एक प्रकार से। तो दोस्तों ये एग्जीक्यूट करने की बात रखी गई, पर ये जो राम नरेश पांडे थे बैठते नहीं अचुप और पहुंचते हैं का अपीलेट कोर्ट। वहां पे एडिशनल सेशन जज के सामने भी बात रखते हैं जगदलपुर के कि और उन्होंने उस चीज को रखा। तो जो एडिशनल सेशन जज थे उन्होंने इसको सेक्शन 506 के पार्ट 1 में रिएक्ट किया। उन्होंने इसको बताया कि नहीं, ये जो है फर्स्ट पार्ट में होगा और जो आपका दंड बनता है आपको 50 रुपए देना पड़ेगा एज अ फाइन, और अगर आप नहीं देते हो तो आपको 7 दिन का कारावास आपको झेलना पड़ेगा, सादा कारावास आपको झेलना पड़ेगा अगर आप नहीं देते हो, डिफॉल्ट करते हो तो। ये उन्होंने सेक्शन 4 की डीलिंग करते हुए अपनी बात रखी। तो दोस्तों ये फिर भी वहां चुप नहीं बैठते और ये पहुंचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उन्होंने रिवीजन लगाने की बात करी, वहां एडिशनल जज के जो सेंटेंस से खुश ना होते हुए, और जो हाई कोर्ट थी उन्होंने उनके रिवीजन को नहीं देखा और उस केस को वहां पे डिसमिस कर दिया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं स्पेशल लीव लगाते हुए और अपनी बात वहां पे रखते हैं, में अपनी बातें रखते हैं कि हमारा जो हाई कोर्ट से रिवीजन है वो भी डिसमिस कर दिया गया, ट्रायल कोर्ट से जो हमें सेंटेंस करार दिया गया उसको एडिशनल जज ने अल्टर कर दिया गया, कन्विक्शन चेंज कर दिया गया, भले ही उसे उन्होंने बेहतर बनाया, पर सेक्शन 4 की यहाँ पे उल्लंघन हो गया है, क्योंकि सेक्शन 12 में ये बताया गया है कि अगर किसी भी बंदे को रिलीज कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, उसके डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया गया है, उसे जो भी दंड, जो भी चीजें सेक्शन 4 को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए उनको करार दी गई है, तो आप दोबारा उसी सेम फैक्ट पे, सेम एक्ट के तौर पे आप उस बंदे को फिर से नया चार्ज देते हुए नया सेंटेंस नहीं देंगे। तो दोस्तों उन्होंने ये बात रखी कि उनने बेहतर बनाने की बात थी, पर उन्होंने और कठिन कर दिया। उन्होंने कहा कि आप 50 फाइन नहीं दोगे तो आपको 1 हफ्ते का इम्प्रिजनमेंट देना आपको फेस करना पड़ेगा। इसी बात पे आर्गुमेंट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करते हुए समझाया कि जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 है, इसका मेन मुद्दा यह है कि जो भी ऐसे कैदी हैं, जो ऐसे हरकतें करते हुए कन्विक्ट है, कल्प्रिट्स हैं, उनको सुधारना है,
उनको और खराब नहीं करना है। अगर आप उनको जेल में डाल दोगे तो वो एक उनके ऊपर धप्पा लग जाएगा कि नहीं, हम तो अब जेल से होके आए हैं, हमारी सोसाइटी में तो और इज्जत कम हो गई है, हमारे जो लोगों के प्रति मानसिकता बिल्कुल बदल गई है। भले ही हम एक छोटी सी बात के लिए अंदर क्यों न गए, पर उन लोग हमको बहुत हवा बना देते हैं कि नहीं, इसकी तो मेंटेलिटी ऐसी है, जेल होके आया है। वो और उग्र हो जाते हैं, उनकी इच्छा शक्ति जो पलट जाती है। वो सुधरना चाहते हैं पर वो सुधर नहीं पाते हैं। साथ में दोस्तों उनने ये भी रखा बात की, लोग एक ऐसी गंदी नजर से देखते हैं लोगों को कि उनको एक अच्छे इंसान को भी गंदगी में उतरना पड़ जाता है। लोग और खराब हो जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों उन्होंने इस बात को और क्लियर करते हुए कहा कि ये जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का जो मेन मुद्दा ये है कि बंदे को छोड़ दो, आप उसको अपने हाल पे छोड़ दो, उसके ऊपर कुछ बाउंडेशंस लगा दो, उसको उसकी संपत्ति से तोड़ो, उसे डरा के रखो, उसे धमका के रखो, उसके रूल ऐसे कड़े कर दो कि नहीं, अगर ऐसी हरकत करता है तो उसके ऊपर कोर्ट जो है कार्रवाई करेगा, पर उसे एक बार चेतावनी जरूर देगा, एक बार उसे समझाएगा जरूर, उसे एक बार छोड़ेगा। उसके पुराने व्यवहार को देखते हुए भले उसने ऐसी कोई हरकत कर दी हो, गुस्से में आके, उग्र होके, या फिर ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गई हो जिसके प्रति ऐसा करना उसका जरूरी हो गया हो, या फिर किसी बंदे ने उसको फंसा दिया हो, या फिर कोई इल्जाम लगा रहा हो उसके ऊपर, या फिर कोई चीजें सामने नहीं आ पा रही प्रूफ करने के लिए उसके पास, सामने वाले ने उसका मौके का फायदा उठाते हुए उसकी कंप्लेन कर दी, एफआईआर डाल दी और उसके ऊपर केस चालू हो गया। दोस्तों बहुत सारी बातें हो सकती है यहाँ पे। तो ये एक रिट्रीब्यूटिव सिस्टम, कोर्ट नहीं चला सकता हर बंदे के लिए, क्योंकि आम चीज है ये, हर कोई किसी को कैसे भी धमकी दे सकता है, दे जाता है, तो उसको एकदम कोर्ट बंदे को उठा के जेल में नहीं डाल सकती, क्योंकि ऐसे तो फिर हम बाहर रह ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आम दिनचर्या में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई भी बंदा ऐसी हरकत कर देता है और केस फाइल हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बंदे को सुधारने के प्रति और ऐसा हम भी अपनी तरीके से ऐसा एक्ट कर दें कि बंदे को जेल में डाल दें और वो सुधारने के प्रति और खराब हो जाए। तो दोस्तों इस बात को यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों के सुधार करने की बात को रखते हुए उसके बाद धारा 506 को पढ़ा और उसमें ये बताया कि उसमें अगर कोई बंदा ऐसी हरकत करता है, ऐसा एक्ट करता है, तो 2 साल या फिर उसे फाइन लिया जाएगा या फिर दोनों ही दिया जाएगा। और अगर उसमें अगर सेकंड पार्ट में अगर कोई ऐसी हरकत करता है, ऐसा कोई एक्ट करता है, तो उसे 7 साल तक का कारावास, साथ में अगर फाइन लेना चाहेगी तो फाइन लेगी कोर्ट या फिर दोनों देगी। इस बात को रखा उन्होंने। फिर ट्रायल कोर्ट की बातों को समझते हुए ये कहा कि अगर उस बंदे को गिल्टी पाया गया, उसे ऑफेंडर बनाया गया, तो कोर्ट ने उसके गुड कंडक्ट को देखते हुए सेक्शन 4 के तहत उसे लाभ दिया, उसे वहां पे बेनिफिट दिया और उसे वहां पे जो बॉन्ड और श्योरिटी की बात रखते हुए उसे रिलीज कर दिया। पर एडिशनल सेशन कोर्ट के पास जब वहां पे पहुंचा, एडिशनल जज के पास पहुंचा, तो उन्होंने सेक्शन 4 का उसे फायदा नहीं लेना दिया। वैसे ही हाईकोर्ट ने भी वैसे ही किया कि उसे सेक्शन 4 का लाभ नहीं लेने दिया और वहां पे हाईकोर्ट ने भी केस डिसमिस कर दिया, रिवीजन नहीं किया उसका। और अपीलेट कोर्ट ने उस चीज को और बेहतर बनाते हुए कोशिश करी, पर वो नहीं कर पाए और उन्होंने सेक्शन 4 का उससे लाभ नहीं लेने दिया। और दोनों ने ऐसा क्यों किया, दोनों के पास कोई भी इस चीज का रीजन नहीं है क्यों ऐसा उन्होंने किया। तो इसलिए ट्रायल कोर्ट का जो सेंटेंस दिया गया था उसे ही मान्य किया और सेशन जज और हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसे कैंसिल करार दिया और उसे बॉन्ड 700 रुपए बॉन्ड भरने के बाद एग्जीक्यूट करने को कहा, साथ में एक श्योरिटी 1 साल के लिए। अब वो श्योरिटी जो है कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अपील यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाती है और ये केस यहाँ पे खत्म होता है। प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन में दोस्तों ये दिया हुआ है कि पहला पॉइंट, कोई भी अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होता है। कोई छोटे मोटे कारण होते हैं, कुछ बड़े कारण होते हैं जिसके वजह से सोसाइटी में वो ऐसा क्राइम कर देते हैं जिसकी वजह से वो क्रिमिनल बन जाते हैं। सेकेंड पॉइंट में दोस्तों ये दिया हुआ है कि ये जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 जो बना हुआ है, लोगों को एक चेतावनी, एक मौका देने के लिए ही बना हुआ है कि लोगों में कुछ परिवर्तन आ सके, वो खुद में ठीक हो सके। होता है छोटी मोटी गलतियों को, जैसे कुछ ऐसा एक्ट हो जाने के कारण बंदे कहला जाते हैं कि उनसे क्राइम हो गया है, पर हमें एक मौका उन्हें जरूर देना चाहिए सुधरने का, इसके लिए इसे बनाया गया। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये दिया हुआ है कि जो भी अपराधी है उसे सेक्शन 4 के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये केस स्टडी यहाँ पे खत्म होती है, ये केस लॉ यहाँ पे खत्म होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी आपको ये केस स्टडी,
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरा उत्साहवर्धन करिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए केस के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।